हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन विज्ञान सारथी चैनल। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं जेट बायोलॉजी 2025 का पेपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस संघ में संयुक्त उपांग व कठोर बाह्य कंकाल पाया जाता है? सुनो, अगर अपने चैप्टर देखते हैं जैसे जंतु जगत, तो उस जंतु जगत में अगर अपने क्लासिफिकेशन देखें तो उसको अपने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कोडेटा, दूसरा नॉन कोडेटा। देखो, पहली बात तो ये चैप्टर है, इसे हर साल 4 से 5 MCQ पक्के हैं। कोडेटा एंड नॉन सॉरी और कोडेटा। तो देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चीज़ पे आते हैं? देखो, जितने भी नॉन कोडेटा के जो भी संघ है ना, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिलमथीज, एस्केलमथीज, एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, इनके जो जो की फीचर है ना, उनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। देखो, अपने क्लासिफिकेशन का जो मेन बेस होता है ना नॉन कोडेटा में, सबसे पहला होता है उनका शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन कौन सा, किस स्तर का होता है? फिर आता है उसके बाद में सिलोम, मतलब गुहा। ठीक है, फिर आता है समिति। देखो, जो शारीरिक संगठन है ना, वो जो एकमात्र पोरीफेरा होता है उसका किस लेवल का होता है? कोशिका स्तर का। बाद में सिलेंटेटा का अंग उत्तक स्तर का, फिर टिनोफोरा का अंग स्तर का, आगे अंग तंत्र स्तर का। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरी बात, गुहा जो पोरीफेरा से ना प्लेटिलमथीज तक, प्लेटिलम सारे क्या होते हैं? अगुह्य। ठीक है, और उसके आगे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीचर कूटगुह्य। कूटगुह्य कौन सा होता है? एस्केलमथीज। और समिति देखें तो असमित एकमात्र संघ होता है। असमित कौन सा होता है? पोरीफेरा। ये असमित क्यों होता है? क्योंकि इनमें कोशिकीय स्तर का संगठन होता है, कोशिकाएं कैसे भी जुड़ जाती हैं, तो इनको कैसे भी काटो, आप दो समान भागों में नहीं काट सकते हैं। उसके अलावा अरीय समित। अरीय का मतलब होता है जैसे कोई भी जीव, उसको कोई सी भी डायरेक्शन से काटो, हमेशा वो कितने भागों में कटेगा? 2 भागों में। ठीक है, और तीसरा होता है द्विपार्श्व। और द्विपार्श्व समिति है ना, वो किस किस में पाई जाती है? पहली तो जैसे अपने एक तो अरीय, आप पहले अरीय को याद रख लो। अरीय में 2 ही संघ है जो नॉन कोडेटा के। पहला सिलेंटेटा और दूसरा इकाइनोडर्मेटा। और द्विपार्श्व के बाकी सारे जितने बच्चे हैं ना, वो द्विपार्श्व है। तो इस तरह आप मतलब जिनके एक एक की फीचर है ना, वो याद रखो। अब अपना क्वेश्चन था कि किस में संयुक्त उपांग और कठोर बाह्य कंकाल है, और कठोर बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का। ये चीज़ याद रखना। और ये किस संघ की विशेषता है? जो सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत का, सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ओके, तो आप मुझे ये बताओगे कि एस्केलमथीज का कई फीचर, एनेलिडा का की फीचर। अब एनेलिडा का अगर आपको पूछ ले, जो PYQ आया हुआ भी है, खंडी भवन, किस में सेगमेंट पाए जाते हैं? तो सेगमेंट किस में पाए जाते हैं, वो याद कर लो। ठीक है, अब इसके अलावा अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जी संरचना। अब देखो, इसने उत्सर्जी ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। किसका है? प्लेटिलमथीज का। अब आप ये याद करो कि इसके अलावा और कौन कौन सी दे रखी है? ऑर्थोपोडा की। ऑर्थोपोडा में कौन सी होती है? मेलपिगियन ट्यूबुल्स। मेलपिगियन ट्यूबुल्स। ठीक है, तो और फ्लेम सेल्स किसकी होती है? प्लेटिलमथीज की।
तो इसका आंसर आर्थ्रोपोडा और फ्लेम सेल्स प्लेटियम। और आप ये बताओ प्लेटियम थीस के एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल प्लेनेरिया, जिसकी खास बात सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन क्षमता, मतलब ये फ्लैट होते हैं उस कारण उसको प्लेटियम थीस बोलते हैं। और उनको कितने भी पार्ट में डिवाइड कर लो, हर पार्ट से एक नया प्लेनेरिया। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपने। निम्न में कौन सा लक्षण सभी कशेरुकियों में पाया जाता है? अब सुनो, सभी कशेरुकियों में कौन सा लक्षण पाया जाता है? अब जो कशेरुकी कौन से होते हैं? कोर्डेटा। अब कोर्डेटा वाले हैं, कोर्डेटा में क्या क्या होगा, कैसे कैसे अपने डिवाइड करते हैं? तो देखो कोर्डेटा की खास बात, पहली बात तो कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा अलग किसके आधार पे किया? नोटोकॉर्ड। किसके आधार पे? नोटोकॉर्ड। जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, चाहे वो जीवन की किसी भी अवस्था में हो, वो किस में आएगा? कोर्डेटा में। और जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी वो किस में होगा? अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो नॉन कोर्डेट। अब सुनो, कोर्डेटा को भी आगे 3 भाग में बांटते हैं। पहला यूरोकोर्डेटा, और दूसरा सिफेलो, और उसके आगे वर्टिब्रेटा। सुनो, अगर उसमें नोटोकॉर्ड केवल लार्वा में, मतलब वयस्क अवस्था में नहीं है, तो वो कौन से होंगे? यूरोकोर्डेटा। अब यूरोकोर्डेटा की एग्जांपल बताऊं, याद करो। सबसे फेमस एग्जांपल हेडमानिया, और इनकी खास बात ये सारे समुद्री होते हैं। सिफेलोकोर्डेटा ऐसा होता है जिनमें पूरे लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और वर्टिब्रेटा जैसे अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, तो नोटोकॉर्ड किस में रूपांतरित हो जाती है? वर्टिब्रेट में, वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, तो ये चीज़ें किसके की फीचर है? कोर्डेटा के। और उसके अलावा आप अगर कुछ चीज़ें याद करो तो इनमें होलो, डोर्सल, नर्व कॉर्ड सबसे फेमस एग्जांपल। होलो मतलब खोखली, डोर्सल मतलब पृष्ठीय, पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु। ओके, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये भी इनका की फीचर है। और बाकी इनके किसी भी जीवन काल में एक बार जो गिल्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो निम्न कौन सा सभी कशेरुकियों में विकास की किसी न किसी अवस्था के दौरान नोटोकॉर्ड का पाया जाना? शीत रक्त नहीं है, अंडे देना, कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा दोनों ही अंडे देते हैं, उपयुक्त सभी किसी भी हाल में नहीं होगा। ठीक है, अब मानव शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? अब देखो, जो अपने श्वसन क्रिया होती है ना, श्वसन आपने पढ़ा होगा, श्वसन एक तरह का क्या है? कंट्रोल्ड दहन। इसमें किसका उपयोग होता है? ग्लूकोज का, C6H12O6 प्लस O2, इससे क्या बनती है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, और ऊर्जा किस फॉर्म में बनती है? ATP। ठीक है, तो देखो, अगर अपने अच्छे दिन चल रहे हैं तब अपने पास भोजन खूब है, तो भोजन ही क्या है? ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज का उपयोग हो रहा है। अगर भोजन खत्म, फिर कौन आएगा? वसा, लिपिड का। और अगर लिपिड भी खत्म तो एंड में प्रोटीन। ठीक है, तो ये इनका मतलब क्रम रहता है। सबसे पहले किसका उपयोग होगा? ग्लूकोज, फिर उसके बाद में लिपिड, फिर प्रोटीन। अब देखो, आप ये चीज़ें सर्च करोगे कि श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। और उसके बाद में क्रेब्स चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, फिर ETS माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सप्रामेटिड्स होते हैं। देखो, अब सबसे पहले आप ये देखो कि आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि षटगुणित अपने शरीर में पाया जाता है। षटगुणित कौन सा होता है? गेहूं की कुछ फसलें होती हैं। द्विगुणित अपने सोच सकते हैं, 2NN डिप्लॉयड। चतुर्गुणित होगा ही नहीं। अब देखो, इसमें से ऑप्शन कितने रहे? 2। अब अगर आपको थोड़ा बहुत बताओ, अगर अपने टेस्टिस को देखें तो टेस्टिस में पहले तो 2 सेल्स होगी। एक का नाम होगा सर्टोली सेल्स, और एक सेल और होगी जिन्हें लीडिंग सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सर्टोली सेल्स का मुख्य क्या काम होता है? पोषण।
और लीडिंग सेल्स का क्या काम होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब देखो इसके अलावा यहाँ होती है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। क्या नाम होता है? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। इसके अंदर होता है सपर्मेटोगोनिया। सपर्मेटोगोनिया, और सपर्मेटोगोनिया से स्पर्म जो बनने की प्रक्रिया होती है ना, उन्हें बोलते हैं सपर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? सपर्मेटोजेनेसिस, या हिंदी में बोले तो सुक्का जनन। ओके, अब सुनो, अगर मैं सपर्मेटोगोनिया में ना होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है? समसूत्री। और समसूत्री विभाजन से प्राथमिक सपर्मेटिड, फिर होता है इनमें अर्धसूत्री फर्स्ट, इसे द्वितीयक सपर्मेटिड, फिर अर्धसूत्री सेकंड सपर्मेटोगोनिया, और अब देखो सपर्मेटोगोनिया और इससे सप्रमियोजेनेसिस द्वारा सपर्मेटिड का निर्माण होता है और इससे आगे बनते हैं स्पर्म। अब आप एक बात सोचो कि मैंने आपको क्लास में बताया था अर्धसूत्री विभाजन जब अपने पढ़ते हैं ना, खास बात कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो भी कभी भी अपने जेनेटल जितने भी जनन कोशिकाएं होती है ना, चाहे वो पादप हो कोई भी हो, अर्धसूत्री विभाजन केवल उसमें पाया जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन क्या करता है? गुणसूत्रों की संख्या को आधी कर देता है। मतलब अगर कोई द्विगुणित तो उसको क्या कर देगा? अगुणित। ठीक है, तो देखो इसमें सपर्मेटिड का निर्माण कब होता है? अर्धसूत्री विभाजन के बाद में। तो ये क्या होगा? अगुणित। आपसे ये पूछ लें आगे जो जो क्वेश्चन आ सकता है, सपर्मेटोगोनिया वो क्या होगा? द्विगुणित। ओके, और स्पर्म क्या होगा? अगुणित। ओम क्या होगा? अगुणित। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब ओम देखो, ये भी ध्यान रखना कि एक सपर्मेटिड सेल से पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, उसमें 2 सेल्स बनती हैं जो क्या होगी? एन होगी, और उससे आगे भी वापस 2 सेल्स बनेगी जो सेकंड 4 सेल्स, वो भी म्यूसिस सेकंड, वो भी क्या होगी? एन। तो आप ये बताओ कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस देख लेना। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की जो पूर्वावस्था होती है उसको 5 उप अवस्थाओं में बांटते हैं। कौन कौन सी होती है? क्या होता है उसमें? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन। पेकाइटिन की खास बात, इसमें किसका निर्माण होता है? क्या इसमें होता है? क्या? क्रॉसिंग ओवर। और जाइगोटीन में क्या किसका निर्माण होता है? स्नेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स। और डिप्लोटीन में किसका निर्माण होता है? काइजमेटा। और डाइकोनेसिस में मतलब गुणसूत्र एक दूसरे से दूर दूर हो गए। तो आप जो इसमें पढ़ोगे वो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस, किस में काइजमेटा विभाजित होता है, किस में काइनेटोकोर का विभाजन नहीं होता है, ये ध्यान रखना, पढ़ना, देखना इनको। ओके, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न कौन सा रक्त सर्वग्राही है? मतलब जो सभी से ब्लड ले तो सकता है। ठीक है, अब देखो अपने कौन सा ब्लड लेगा, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। कौन सा सर्वदाता है, कौन सा सर्वग्राही है, कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा कम पाया जाता है। चलो इसको अपने समझते हैं। देखो कोई भी ब्लड ग्रुप है वो कितने टाइप के होते हैं? नॉर्मल होते हैं ए, बी और ए बी और ओ। देखो जो ए होगा ना, इसमें एक नाम आएगा एंटीजन और एक नाम आएगा एंटीबॉडी। सुनो, एंटीजन का मतलब, पहले तो इसको शब्द को देखो, एंटीजन मतलब जो जीवन के विरुद्ध हो। मतलब अपना शरीर है ना, अगर इनमें से कोई भारी पदार्थ आ जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन। और एंटीजन को मारने के लिए क्या आते हैं? एंटीबॉडी। एंटीजन को मारने के लिए क्या आते हैं? एंटीबॉडी। इन दोनों का मतलब समझ गए। अब देखो सिंबॉलिक रूप से ना, अगर किसी का एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। किसी पे एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी। अगर उसमें एंटीजन ए और बी दोनों है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी दोनों। और जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, जिसमें एंटीजन अनुपस्थित है, उसका कौन सा होगा? ओ। ओके, और अब देखो एंटीबॉडी, जो एंटीजन होगा ना, देखो अगर ए एंटीजन है उसको कौन मारेगा?
ए एंटीबॉडी। तो देखो ए ब्लड ग्रुप में, ए एंटीजन में, ए एंटीबॉडी तो किसी भी हाल में नहीं होगी, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। अगर बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए। अगर ए बी दोनों हैं एंटीजन तो एंटीबॉडी होगी नहीं, और इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी। ओके, अब सुनो, अगर सर्वग्राही मतलब जो सभी से ले सकता है। अब एक बात बताओ, इसने ए ब्लड ग्रुप लिया तो इसके अंदर एंटीजन ए आया, क्या इसके अंदर एंटीबॉडी ए है? नहीं है, आ सकता है। अब देखो, अगर इसने बी ब्लड ग्रुप लिया तो बताओ इसके अंदर कोई एंटीबॉडी है? नहीं है, तो ये बी भी ले सकता है। ओ लिया, इसके अंदर एंटीबॉडी ए बी बाहर से तो आए हैं, परंतु इसके अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो बताओ ये सभी से ब्लड ले सकता है। ओके, ओ है, ओ बताओ किसी से ले सकता है क्या? ए से बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी ए है। क्या बी से ले सकता है क्या? एंटीबॉडी बी है, तो ये ओ केवल ओ से ही ब्लड ले सकता है। इसलिए ओ क्या है? एक तो ओ सर्वदाता की तरह काम कर सकता है, परंतु सर्वग्राही जो सभी से ब्लड ले सकता है वो कौन सा है? ए बी। ये ध्यान रखना। और देखो, एक आपने सुना होगा आर एच एंटीजन। ये आर एच एंटीजन दो प्रकार, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, जो जिस पे आर एच एंटीजन पाए जाते हैं वो पॉजिटिव होता है, और जिस पे आर एच एंटीजन नहीं पाए जाते वो नेगेटिव होता है। अब आप मुझे ये बताओगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस क्या होता है, कौन से में ब्लड ग्रुप बच्चे का क्या होगा, माँ का क्या होगा, तब वो नेक्स्ट बच्चा नहीं हो सकता। देखो ये ध्यान रखना, एक शब्द आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस। इसका मतलब होता है, अगर देखो किसी के मदर का ब्लड ग्रुप है, मान लो आर एच नेगेटिव है, इसका मतलब इसके अंदर आर एच एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एंटीजन नहीं है, सॉरी एंटीबॉडी नहीं एंटीजन। अगर उसके बच्चे का हो गया आर एच पॉजिटिव, तो जिस टाइम डिलीवरी होती है ना, उस टाइम जैसे एम्बिलिकल कॉर्ड टूटता है, प्लेसेंटा टूटता है, तो बच्चे का कुछ ब्लड माँ के अंदर जाएगा और ये जाके इसके विरुद्ध क्या बना लेगा? एंटीबॉडी। अब आर एच नेगेटिव में क्या हो जाएगा? इसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाएगी। अब जो नेक्स्ट संतान होगी, अगर उसका ब्लड ग्रुप हुआ आर एच पॉजिटिव, पहले से इसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनी हुई है, वो जाके इस बच्चे को खत्म कर देगा। तो पहली संतान तो हो सकती है, उसके आगे वाली पॉसिबल नहीं है, और इस डिजीज को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कौन सा सर्वग्राही है? ए बी। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन का बंधन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। देखो, अगर हीमोग्लोबिन, पहली बात है हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन, और वो भी कौन सी? Fe+2 में। इसको क्या बोलते हैं? फेरस। ओके, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बनता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बनता है तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनता है तो कार्ब बॉक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, अगर हीमोग्लोबिन ओजोन के कांटेक्ट में आ जाए तो हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है ना, वो Fe+3 में चला जाता है, जिसे बोलते हैं मेथिमोग्लोबिन। ठीक है, ये ध्यान रख लेना सारी, ये चीज़ें अच्छे से रख लेना। हीमोग्लोबिन, Hb, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनता है उसको कार्ब एमिनो, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बंध बनाता है उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और जो ओजोन के साथ बनाता है उसको, और ओजोन क्या करता है? जो हीमोग्लोबिन के Fe+2 आयरन होता है ना, उसको किस में चेंज कर देता है? Fe+3 में, तो इसे बोलते हैं मेथिमोग्लोबिन। ओके, डन। तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के हड्डियां और उपास्थि। देखो, उत्तक, अगर मैं उत्तक की बात करूं तो अपने शरीर में जो अपने शरीर को जो कवरिंग करता है ना, उसको बोलते हैं उपकला उत्तक। ठीक है, उपकला उत्तक मुख्य क्या होता है? अपने जो जितने भी ऑर्गन हैं उनकी इनर लाइनिंग हो चाहे आउटर लाइनिंग हो, उनको सभी को कवर करने का काम कौन करता है? उपकला उत्तक। और जो शरीर में दो भागों को जोड़ता है उनको बोलते हैं श्योंजी उत्तक। ओके, देखो, जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण काम
ब्लड। अब ब्लड क्या है, एक प्रकार का तरल संयुक्त है, क्योंकि ब्लड पूरे शरीर में इधर से उधर जो भी चीज़ें होती है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे भोजन हो, सभी का ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, ब्लड। उसके अलावा बोन्स, हड्डियाँ और कार्टिलेज, ये सारे क्या काम करते हैं, इस शरीर के पूरे ढांचे को जोड़ के रखते हैं। अब आप ये बताओगे बोन टू बोन कौन बनाता है, बाबूलाल से याद रखते हैं, बाबूलाल मतलब बोन टू बोन लिगामेंट, और बोन टू मतलब हड्डी से मसल्स यानी मांसपेशियाँ, इनको दोनों को कौन जोड़ता है, टेंडन। अब सुनो, अगर दो बोन को, जैसे अगर मैं ये बोन बनाऊँ, ठीक है, अगर एक बोन जुड़ी होगी दूसरी बोन से, तो इसके क्या हो गए, ये जो जुड़ते हैं ना अपने, कटक कटक बोलते हैं ना, जैसे ये बोल रहे हैं, ये क्या है, लिगामेंट है। ठीक है, अगर अपनी एक मसल्स होगी, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों में क्लिस्टोगेमी बढ़ावा देता है। तो पहली बात है क्लिस्टोगेमी का मतलब समझना। क्लिस्टोगेमी कौन से फ्लोर्स में होती हैं, जो फ्लोर्स पूरी तरह से बंद होते हैं ना, और इनका एक भाग एंड्रोसियम और दूसरा गाइनोसियम, तो दोनों पुष्प के अंदर होते हैं। अगर पुष्प पूरी तरह से बंद है तो उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। अगर पुष्प ओपन है और उसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों पाए जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं ओटोगेमी। ठीक है, तो क्लिस्टोगेमी और ओटोगेमी दोनों ही, अब क्लिस्टोगेमी है तो एक ओटोगेमी का प्रकार ही, परंतु ओटोगेमी फिर भी अगर अपने एंड्रोसियम पार्ट को हटा दे, इसको बोलते हैं विम्पुसन। ठीक है, तो ये दोनों ही किसको बढ़ावा देते हैं, स्वपरागण। ठीक है, तो इसका क्लिस्टोगेमी किसको बढ़ावा देता है, स्वपरागण को। फूलों का नरजनन भाग कहलाता है। तो आप एक चीज़ देखेंगे इसमें, पहले तो ये बताओ क्लिस्टोगेमी पाई किस में पाई जाती हैं, जो 3 प्लांट्स हैं ना उनके नाम बताओ। चलो मैं 2 के नाम बता देता हूँ, वायला और ऑक्जेलिस। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों में नरजनन भाग कहलाता है। देखो, अगर अपने फूलों में पहली बात तो ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन होता है, फूल। ठीक है, अगर फूल को अपने देखें तो फूल जिस तह पे होता है, जहाँ फूल विराजमान होता है उसको बोलते हैं थैलेमस। ओके, तो इसमें ऑप्शन ये कट। अब देखो, जो फूल के सबसे बाहरी भाग होता है ना उसको बोलते हैं बाह्य दल। ओके, और बाह्य दल को कोरोला, और उसके बाद में दल। तो देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी KC फ्लोर फॉर्मूला में, तो पहले वाला कैलिक्स, फिर कोरोला, और कैलिक्स के एक भाग को क्या बोलते हैं, सेपल्स, और कोरोला के भाग को पेटल्स। अब इसके अंदर जो 2 भाग होते हैं ना वो होते हैं जनन, रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें एक मादा और दूसरा नर। मादा भाग को गाइनोसियम, नर भाग को एंड्रोसियम। अब सुनो, जो एंड्रोसियम है ना, इसमें एक जो सबसे एक तंतु की तरह होता है तो उसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, और फिलामेंट के ऊपर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंथर। ओके, और इस पूरे पार्ट को फिलामेंट प्लस एंथर को मिला के स्टेमन। ठीक है, तो जो नरजनन भाग क्या कहलाता है, स्टेमन। और पिस्टल क्या है, देखो पिस्टल होता है जो गाइनोसियम का भाग होता है ना, जो एक वर्तिका, वर्तिकागर, इनको मिला के क्या बोलते हैं, पिस्टल। तो पिस्टल किसका भाग हो गया, मादा भाग का। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पार्ट है, भ्रूणकोश में ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी कहलाता है। तो ये अपने ध्यान से समझते हैं। अगर आपने बीजांड की स्ट्रक्चर देखी हो तो बीजांड की स्ट्रक्चर में एक तो चीज़ होती है एंटीपोडल सेल्स, दूसरी जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अगर मैं एक बीजांड की स्ट्रक्चर बनाऊँ तो 3 सेल्स तो यहाँ होती हैं और 3 सेल्स यहाँ होती हैं और 2 पोलर सेल्स बीच में होती हैं। ठीक है, जैसे पोलर सेल्स तो एक होते हैं परंतु इसके न्यूक्लियाई 2 होते हैं। तो जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर एंटर करती है ना, तो एक मेल गेमेटोफाइट को यहाँ छोड़ती है और दूसरा यहाँ जाता है। तो ये तो बन गया 3N,
और ये 2n। 3n से क्या बनता है? एंडोस्पर्म, या जिनको बोलते हैं भ्रूण पोष, ठीक है। और 2n को क्या बोलते हैं? जो आगे बीज बनाता है। तो ठीक है, तो 2n से बनता है भ्रूण और 3n से भ्रूणपोष। और ये देखो इसमें कितनी बार फ्यूजन हुआ है? एक बार और दो बार। इसका इनको बोलते हैं डबल सिंगेमी, और एक बार इसको 3 के साथ हुआ तो इसको ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो ट्रिपल फ्यूजन या सिंगेमी कहलाता है, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ है, दूसरी बार यहाँ हुआ है, तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। वोलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह, बहुत ही सिंपल। देखो अपने एल्गी पढ़ते हैं, एल्गी के अंदर 3 पार्ट होते हैं ना, एक क्लोरोफाइसी, एक फियोफाइसी और एक रोडोफाइसी। तो आपको याद होनी चाहिए कि क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल कौन सा होता है और फियोफाइसी का कौन सा होता है, ठीक है, और रोडोफाइसी का कौन सा होता है। तो ये तो सिंपल है अपने को, वोलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह तीनों अलग अलग हैं। क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी कौन से सवाल होते हैं? ग्रीन, और फियोफाइसी भूरे, और रोडोफाइसी वाले रेड एल्गी। और रोडोफाइसी एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा। तो ये सब किसके एग्जांपल है? एल्गी के। ये आपका एग्रीकल्चर का है, गेहूं में पीली येलोइस्ट फक्सिनिया। ये आपका इसका कैल्स से रूट प्रो उत्पन्न करने में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ये आपके एग्रीकल्चर का बीटी के पास किसके प्रति प्रतिरोध होता है? अब देखो बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस थुरिएंसिस। और बेसिलस थुरिएंसिस किसके प्रति है? जिसको अपने लाल सुंडी बोलते हैं ना, तो जो बोलवर्म्स होते हैं, ठीक है, उनके प्रति प्रतिरोधी होता है। और इसमें जीन कौन सी होती है? क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये किसके प्रति जिम्मेदार है? बोलवर्म के, ओके। और इसके बाद में कौन सा आता है? मक्का। मक्का में कौन सी जीन होती है? क्राई फर्स्ट AB। ये किसके प्रति है? मक्का छिदन। ये चीज़ें याद रखना, मक्का छिदन के प्रति, ओके। इसमें आगे आता है अपने पारिस्थितिकी पिरामिड। ये आपके एग्रीकल्चर का है, आप देख सकते हैं। एक पारिस्थितिक पिरामिड तंत्र में बायोमास का पिरामिड सम्मिलित होता है। देखो अगर अपने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना बायोमास का, एक तो अगर आपको पिरामिड में पूछा जाएगा ना, पिरामिड में पहली बात तो हमेशा सीधा पिरामिड किसका होता है? ऊर्जा का, ठीक है। और जो कभी उल्टा या सीधा और उल्टा पिरामिड होता है ना, वो समुद्री पिरामिड होता है, ठीक है। अब समुद्री पिरामिड कैसे होता है? देखो जैसे एक सी है, सी के अंदर जो डेली घास पैदा जो छोटे छोटे होते हैं ना, उनको बोलते हैं पादप पलवक, ठीक है। ये डेली पैदा होते हैं और डेली खा ली जाती हैं, तो इनके बायोमास बहुत ही कम होता है, ठीक है। फिर इनको खाती हैं छोटी मछलियाँ, और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ, तो इनका बायोमास धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? पादप पलवक, फिर छोटी मछलियाँ, फिर उससे बड़ी मछलियाँ। तो देखो समुद्री इसका बायोमास का पिरामिड क्या होगा? उल्टा होता है, ओके। प्राकोस की